हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज के इस सेशन में। मैं हूं मोहम्मद आसिम। दोस्तों, आज हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 है। उम्मीद है कि आप मेरे साथ होंगे। स्ट्रीक नंबर आपका वही होगा जो इस लेक्चर पे मैं हूं, और पढ़ाई आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में चल रही होगी, और धीरे धीरे आप उस मटके को भर रहे होंगे। परेशान नहीं होना है कि सर बहुत वास्ट है, धीरे धीरे मटका भर जाएगा, और जिस दिन सिलेक्शन होगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा सिलेक्शन कैसे हो गया, है ना। तो इट इज़ बेसिकली यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि ये एक स्प्रिंट रेस है, रादर ये एक मैराथन रेस है। वो 400 मीटर वाला गोला देखा है ना, जब 400 मीटर की रेस होती है या 800 मीटर की रेस होती है तो उसमें जान लगा के दौड़ा नहीं जाता है, एक स्पीड से आप कंटिन्यूसली दौड़ते रहते हैं। दैट इज अ रेस ऑफ स्टैमिना, है कि नहीं। वो स्टैमिना का रेस है। वहाँ पर ये नहीं होगा कि आप एक बार जान लगा के दौड़ गए फिर आप थक जाओगे और हार जाते हो। जनरली जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, है ना, 5 दिन पढ़ा, हफ्ते के 12 घंटे, और 2 दिन आपने एकदम ज़ीरो कर दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए डेली पढ़िए, डेली कुछ अचीव करिए, क्योंकि आपको पढ़ना रोज़ है। आप रोज़ नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन 5 दिन खूब पढ़ रहे हैं और 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि इनफैक्ट अगर आप मान लीजिए पढ़ते भी हैं, कोई दिन आपने मान लीजिए एक दिन पढ़ा, आपने 6 घंटे पढ़ाई करी, आपने 4 घंटे पढ़ाई करी, आपने 2 ही घंटे पढ़ाई करी, आपने पढ़ाई 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे करी, लेकिन आपको उस माइंडसेट में रहना है हमेशा। समझ रहे हो कि आपने 8 घंटे पढ़ा, 4 घंटे पढ़ा, लेकिन 4 घंटे के बाद जो बचे 20 घंटे हैं उसमें कुछ ऐसा मत इन्वॉल्व हो जाइए कि आप पढ़ाई से दूर हो जाएं। 4 घंटे पढ़ाई करी, फिर आप चलो कुछ ऐसा काम कर लिया कि अब आपका वो 4 घंटे भी एक तरह से आप डिटैच्ड फील करें। बी इन द जोन ऑफ स्टडीज, पढ़ाई के जोन में ही रहिए। 2 घंटा पढ़िए, 22 घंटा अगले ऐसा कुछ रखिए कि आप पढ़ाई के जोन में रहें। आपको डिस्ट्रैक्शंस या फिर आपको किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना हो पाए जिससे आप पढ़ाई से दूर जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 8 की एनसीईआरटी का। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल है, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा कि ये एक बहुत सब्जेक्टिव चैप्टर है। सब्जेक्टिव मतलब इसमें ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी कम है इस चैप्टर में। जैसे मैं फ्लो चार्ट्स हमेशा बनाता हूँ तो उस तरह के फ्लो चार्ट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। आप मेरे ये नोट्स एज इट इज़ अपने पास संभाल के रखिए, क्योंकि आप जितनी बार इसको पढ़ेंगे आपका पूरा चैप्टर बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। अब यहाँ पर ये डिकूज क्या है ये हमको समझना है। हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो समझा था, अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि ट्राइबल्स किस प्रकार से लाइफ जी रहे थे, यानी कि ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट इन ट्राइबल्स के ऊपर क्या हुआ। ठीक है, हमने पिछले में जो देखा कि किस प्रकार से रेवेन्यू कंपनी कमा रही थी, कैसे वो परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम को चला रहे थे, कैसे इंडिगो का इशू पूरा रिवॉल्व होता है, वो सब हमने समझा। लेकिन इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो अंग्रेज़ों का रूल आ गया था, तो अंग्रेज़ों का रूल जब था तो ट्राइबल्स का लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि ट्राइबल जो हैं वो ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं, बहुत आइसोलेटेड रहते हैं, अपने खुद के कल्चर होते हैं, उनके अपना खुद का रिलीजन होता है, अपने खुद के बिलीफ्स होते हैं, अपने खुद के प्रैक्टिसेस होते हैं, उनको वो फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन जब ये अंग्रेज आए तो इन अंग्रेज़ों ने इन ट्राइबल्स के कल्चर, उन ट्राइबल्स के लाइवलीहुड, इन ट्राइबल्स का रिलीजन, इनके प्रैक्टिसेस सब कुछ बदलने की कोशिश करी और ऐसा माहौल क्रिएट किया कि अपने आप इनकी चीज़ों में चेंजेस जो है वो आने लग गए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इंट्रोडक्शन लेंगे पहले हम लोग कि क्या सिनारियो था, बैकड्रॉप देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे हाउ ट्राइबल्स लिव देयर लाइफ। 4 पॉइंट्स हैं, इसको समझेंगे। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइव्स, 3 पॉइंट है, उसको समझेंगे। एंड देन क्लोजर लुक लेंगे हम लोग बिरसा मुंडा के ऊपर, इनकी अर्ली लाइफ, कैसे उन्होंने रेबिलियन करवाया, और देन फाइनली एंड कैसे ये पूरा रेबिलियन होता है। ठीक है, दिस इज द आउटलाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ प्रॉपरली दोस्तों फॉलो करते रहिएगा। देखिए 1895 की बात है, बिरसा मुंडा ही वॉज बेसिकली, ये जंगल में
घूम रहे थे, ठीक है। ही वॉज रोमिंग इन द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है। तो ये 1995 में ये उस दौरान वहाँ पर रहते थे, उसके अराउंड जंगलों में, झारखंड के इन जंगलों में, छोटा नागपुर के जो अराउंड है वहाँ पर ये रहते थे, ठीक है। लोगों का ये मानना था, पीपल दे सेड, कि इनके पास मिराकुलस पावर है। लोग उनको भगवान मानते थे कि इनके पास हर प्रकार की पावर्स हैं। ये खुद कहते थे बिरसा मुंडा कि मैं किसी भी लोगों की, इंसान की बीमारियों को दूर कर सकता हूँ, मुझे भेजा गया है भगवान के द्वारा कि मैं अपने लोगों को बचाऊं। इस प्रकार की बातें ट्राइबल्स करते थे, है ना, और ये बिरसा मुंडा बता रहे थे। तो यही पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो ये पॉइंट, पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर, बात समझ में आ गया। लोग कह रहे थे भाई इनके पास बड़ी मिराकुलस पावर्स हैं, भगवान जैसी शक्तियां हैं इनके पास, ठीक है। और बिरसा मुंडा अपने आप को खुद ही बोलते थे, खुद डिक्लेयर कर रहे थे कि जो ईश्वर है उन्होंने अपॉइंट कर रखा है उनको कि वो अपने लोगों को बचाएं। उनकी किसी प्रकार की अगर मान लीजिए डिजीज है तो उस डिजीज से उनको बचाएं, ट्रबल से निकालें, उनको स्लेवरी से निकालें। किसकी स्लेवरी? डिकूज की। अब ये डिकूज का मतलब क्या हुआ? आउटसाइडर्स। यानी आउटसाइडर किसको बोला गया यहां पर, ये सवाल बनता है। कौन है ये डिकूज, किसको आउटसाइडर बोला गया? तो कहानी कुछ ऐसी स्टार्ट हो रही है कि 1895 के अराउंड बिरसा मुंडा वॉज देयर, और वो छोटा नागपुर का जो है एरिया है, जो जंगल है, गांव है, वहाँ अराउंड वो रहते थे, ठीक है। वो वहीं पर रहते थे और लोग कहते थे कि इनके पास बहुत ही शक्तियाँ हैं, भगवानी शक्तियाँ हैं, भगवान जैसी ताकत है इनके पास। वो खुद कहते थे कि मुझे गॉड ने अपॉइंट किया है लोगों की दिक्कतों को बाहर निकालने के लिए, लोगों के ट्रबल्स को ख़त्म करने के लिए, और लोगों को स्लेवरी से, डिकूज की स्लेवरी से बाहर निकालने के लिए। अभी इसका मतलब बताता हूँ, ठीक है। धीमे धीमे बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स इंक्रीज होते रहे, ठीक है। इनके फॉलोअर्स में इंक्रीमेंट होता रहा और इनके फॉलोअर्स ये मानने लगे कि वो खुद भगवान है या गॉड है। तो दिस इज दी स्टार्ट, ये चैप्टर की बिगिनिंग है। बिरसा मुंडा के बारे में हमने इतनी बात समझी, क्लियर है? कुछ इसमें डिफिकल्टी तो नहीं है, कोई दिक्कत है? नहीं है सर, सिंपल सी बात है। अब जरा बात समझिए, थोड़े इनके बेसिक्स हैं। अब इसको मैं क्या लिखता, टाइम वेस्ट होता है आपका, मैं लिखूंगा क्योंकि ये सिंपल है, एकदम थ्योरेटिकल है। जहां वो फ्लो चार्ट नीडेड होगा वहां मैं लिख के आ जाऊंगा। बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडाज। अब देखो, मैं आपको बिरसा मुंडा बोल रहा था, तो बिरसा मुंडा, यहाँ मुंडाज क्या है? मुंडाज बेसिकली ट्राइब्स थी। जैसा आपको पता है ट्राइब्स क्या होती हैं, ट्राइब्स क्या है, मैंने आपको बताया, ट्राइब्स जो आइसोलेटेड रहती हैं, आइसोलेशन में रहती हैं, जंगलों में रह रही हैं, खुद का कल्चर, बिलीव्स हैं, फेथ है, प्रैक्टिसेस हैं। तो जो मुंडाज हैं ये एक ट्राइबल ग्रुप है जो बेसिकली आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के अराउंड, छोटा नागपुर के अराउंड ये यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। अब इनके जो फॉलोअर्स थे बिरसा के, मैंने कहा ना कि बिरसा मुंडा के फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे, तो इनके फॉलोअर्स ऐसे नहीं थे सिर्फ मुंडास थे, मुंडा ट्राइब्स थी। इसके अलावा भी आप देखोगे तो जैसे कि आपको ओरांस मिलेंगे, संथल्स मिलेंगे, ये ट्राइब्स के लोग भी बिरसा मुंडा के फॉलोअर बनते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा, वो लोग कह रहे थे कि उनके पास मिराकुलस पावर्स है। वो खुद कह रहे थे बिरसा मुंडा कि मुझे ईश्वर ने अपॉइंट किया है लोगों की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए। दैट इज़ वाई जब लोगों की प्रॉब्लम्स क्या थी, अब समझेंगे हम लोग, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों बिरसा मुंडा को यहाँ पर ईश्वर के समान यहाँ पर मानने लगे। तो उनके फॉलोअर्स धीमे धीमे इंक्लूड बढ़ने लगे और उसमें संथल्स और ओरांस ये सब भी इंक्लूड हो गए थे। अब उनके जो फॉलोअर्स थे, जो फॉलोअर्स मतलब जो ट्राइबल्स थे ना, ट्राइबल्स थे वही फॉलोअर्स हो गए। तो उन फॉलोअर्स थे बड़े ही नाखुश थे, अनहैप्पी थे, और वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ब्रिटिश के राज में। अब ब्रिटिश के राज में मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी। देखो यार, जब तक ब्रिटिश का राज नहीं था तब तक ये एग्जाम्पल के रूप में ये जो ट्राइबल्स थे जंगलों में रह रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिश का राज आया तो ब्रिटिश रूल्स ने ऐसे लॉज बना दिए, फॉरेस्ट लॉज बना दिए, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट लॉज बना दिए जिसके तहत उनको वहाँ पर रहना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मना कर दिया। अब ट्राइबल्स का लाइवलीहुड आपको पता है जनरली क्या होता है, जंगलों पे डिपेंड होता है। फॉरेस्ट के लॉज बन गए, जंगल रिजर्व कर दिए गए, जिसकी वजह से उनकी लाइवलीहुड प्रॉब्लम में आने लगी। उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनके जीने का तरीका चेंज हो गया। ऑफ कोर्स आप सोचो, जैसे आपका भी जो लिविंग स्टाइल है, अभी यही लिविंग स्टाइल आपका एक बार की चेंज कर दें। अभी मान लो आप शहर में रह रहे हो, बढ़िया एसी के अंदर सोते हो, तो आपका उठा के आपको भेज दिया जाए एक कोई ग्रामीण इलाके में जहाँ पर बिजली ना आती हो, तो आपकी लिविंग स्टाइल बहुत चेंज हो जाएगी। आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो। जहाँ नेट ना चल रहा हो वहाँ आपको भेज दो
तो वैसे ही सिमिलरली जहाँ ये ट्राइबल्स रह रहे थे, अब उनके लाइफ में बहुत सारे इंटरप्शंस आने लगे इन ब्रिटिशर्स की वजह से। क्लियर है? ठीक है। सो देयर कल्चर, ट्रेडिशन, लाइवलीहुड वेज, रिलीजन ऑल सीम डिसअपियरिंग। ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा था ख़त्म हो रही हैं। चाहे वो लाइवलीहुड की बात करें, चाहे हम ट्रेडिशन की बात करें, चाहे हम कल्चर की बात करें, ये सब चीज़ें ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिश रूल के आने से वो डिसअपियर हो रही हैं। क्लियर है? नोट्स इसमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप इसका फोटो कॉपी करके निकाल लेना, और अगर बनाना हो तो इन्हीं पॉइंटर्स पे लिख लो। ये पॉइंटर्स पढ़ लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब सवाल क्या है? व्हाट वर द क्वेश्चंस? क्वेश्चन ये हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व? तो बिरसा मुंडा अब कौन कौन सी दिक्कतें थी इन ट्राइबल्स की जिसको वो रिजॉल्व करना चाह रहे थे या कर रहे थे? हु वेर द आउटसाइडर्स? अब ये डिकूज कौन थे जिनको रिफर किया जा रहा है? हु वेर दिस डिकूज एंड हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन? और क्यों कहा जा रहा है कि उन डिकूज की स्लेवरी से लोगों को बाहर निकालना था? तो सवाल यह है कि डिकूज कौन थे और किस प्रकार से इन डिकूज ने इन लोगों को स्लेव बना रखा था, ये समझना है। व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश रूल में किस प्रकार से क्या हो रहा था इन ट्राइबल लोगों के खिलाफ? एंड देन लास्टली, कैसे इन लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे थे ब्रिटिश रूल के वजह से? सिंपल चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब सारे क्वेश्चन के आंसर वैसे तो आपको ओरली मिल गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझना है क्या? What problem did बिरसा सेट टू रिजॉल्व? भाई ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ट्राइबल फेस कर रहे थे कि भैया उनको आप हंटिंग रियरिंग करने से मना कर रहे हैं, या आप उनको रियरिंग करने से मना करा रहे हैं एनिमल्स की, कि वो ग्रेजिंग करने जा रहे हैं तो आप उनसे मना कर रहे हैं कि तुम ग्रेजिंग नहीं कराओगे, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, घास खत्म हो रही है। आप उनको जंगलों में रहने से मना कर रहे हो, आपने रिजर्व फॉरेस्ट लगा दिए, उनके जो लाइवलीहुड के ऑप्शंस थे वो ख़त्म कर दिए। आप उनको आप ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, बिना पैसे काम करवा रहे हो। वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको आप लोन दे रहे हो, उनसे सामान सस्ता खरीद रहे हो और उनको लोन पे हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो ट्राइबल्स प्रॉब्लम में फंसते जा रहे थे। इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिजॉल्व करने की बात बिरसा मुंडा करेंगे। क्रक्स बता दिया आपको। हु वेर द आउटसाइडर्स? किसको यहाँ पर बोला जा रहा है डिकूज? भाई ऑब्वियसली जो लोग इन ट्राइब्स के बाहर रहते थे, इन ट्राइब्स के अलावा थे, जो आउटसाइडर्स थे, मतलब नॉट इन लिविंग इन द जंगल्स, उनको यहाँ पर रिफर किया जा रहा है। दे वर रेफर्ड टू एज डिकूज, और उन्हीं को उनकी स्लेवरी से बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर इवन जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी रिफर हो सकता है। ठीक है, हाउ डिड दे एनस्लेव द पीपल ऑफ द रीजन? अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हाउ वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर ब्रिटिश? बता दिया मैंने क्या हो रहा था, और कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी चलिए इन सब चीज़ों को अब डिटेल में देखते हैं। देखो, अब आपने जैसा बताया, यू हैव रेड अबाउट द ट्राइबल सोसाइटीज लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर की जगह आप समझ लीजिए कि हमने ये चीज़ अभी क्लास 7th में पढ़ी थी। याद करो, जब क्लास 7th में, इस लास्ट ईयर का मतलब क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो, इसको आप लास्ट ईयर की जगह हटा दो, क्लास 7th लिख लीजिए। और याद करिए कि मैं भी आपको वहाँ पर एक चैप्टर पढ़ा रहा था जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग दी ट्राइबल्स। याद करिए, मैंने आपको ट्राइबल्स के बारे में क्लास 7th में पढ़ाया था, क्लास 7th में। याद करिए, और ये कहा था कि भाई जो सोसाइटी का ब्रेकअप ब्राह्मण्स ने बताया था, या जो तरीका बताया था सोसाइटी में रहने का ब्राह्मण्स ने, उसके अलावा भी कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोग फॉलो करते थे जो ब्राह्मण्स बताए थे उसके अलावा, है ना। यानी ट्राइबल्स का अपना अलग तरीका होता था रहने का, वो तरीका नहीं था जो ब्राह्मण्स ने सेट फोर्थ किया था। याद करिए भाई, वही तो है, बताया था ना भाई, मुगल्स के टाइम में भी था। एक तो वो लोग थे जो भाई बताया, जो एक अलग तरह से जीते थे, और एक अलग टाइप के लोग थे जो विलेजेस में रह रहे हैं, रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मण्स ने एक अलग तरीका बताया था कि भैया ये होता है, लेकिन जो उसको फॉलो नहीं करते थे, उनका इंडिपेंडेंट अपना अलग का तरीका होता था, वो यहाँ पर ट्राइबल्स थे। तो मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स, खुद के कस्टम्स होते। मैं आपको बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ ये कई बार, जैसे कि मोस्ट ट्राइब्स हैड देयर ओन कस्टम्स, खुद के कस्टम्स हैं, खुद के रिचुअल्स हैं जो काफ़ी डिफरेंट होते हैं उनसे जो कि ब्राह्मण्स ने लेट डाउन किए हुए हैं। These societies did not have sharp social divisions. इन सोसाइटीज़ की बहुत शार्प सोशल डिविजन्स नहीं होती थी। जैसे कि हमने देखा था कि कास्ट डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा कास्ट डिफरेंसेस होते थे, ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियाज हैं, है ना, वैश्य हैं, शूद्राज हैं। लेकिन इन ट्राइबल्स में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, शार्प डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं होते थे। ठीक है, ऑल दोज हू बिलोंग टू द सेम ट्राइब, उनको लगता था कि हम एक ही धागे बने हुए हैं, और वो किंगशिप फॉलो करते थे। किंगशिप मतलब कि वह किंगशिप मतलब किंग नहीं, किंगशिप यानी कि रिलेशंस हैं, ब्लड रिलेशंस है, किंगशिप है।
ठीक है, भाई बहन भाई, ठीक है, देर सम रिलेशंस। सो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि भैया बिल्कुल सोशल डिवीजन नहीं था, कुछ सोशल डिवीजन ट्राइबल्स के अंदर भी था। जैसे क्या, जैसे कुछ ट्राइबल्स पावरफुल हो गए तो वो इस ट्राइब के मुखिया बन गए, चीफ बन गए, इस प्रकार का थोड़ा बहुत डिफरेंसेस यहाँ पर होते थे। तो देखिए, हाउएवर दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल डिवीजन्स या नो इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन दी ट्राइब्स। कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हुआ करते थे या होते थे। क्लियर है? अब हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, अब मैं आपको इसी जगह पे इन 4 पॉइंट्स में सब कुछ क्रक्स कर दूंगा और फिर आगे इन्हीं के पॉइंटर्स लिखें, फिर उसको हम समझेंगे। ठीक है, सम वेयर झूम कल्टीवेटर्स। अब आपको पता है झूम कल्टीवेशन क्या होता है? झूम कल्टीवेशन का मतलब क्या हो गया? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सुना होगा आपने इसके बारे में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। कैसे होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? क्या करते थे ये लोग कि जो पेड़ होते थे उनके टॉप को काट देते थे, ठीक है ना, जो पेड़ हैं उनके ऊपर जो ऊपर के टॉप्स होते, तना होता था, उनको काट देते थे ताकि सूरज की जो किरणें हैं वो ज़मीन तक पड़ें और खेती बाड़ी पॉसिबल हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे? उस एरिया को जला देते थे, लैंड बन जाता था, फिर वहाँ वो खेती करते थे। खेती करने का जब खेती हो जाती थी तो ऐश को फैला देते थे, राइट, ऐश को फैला दिया तो अब क्या होता था? वो दूसरी जगह मूव कर गए, खेती बाड़ी हुई, वहाँ दूसरी जगह मूव कर गए। क्यों? क्योंकि जलाने की वजह से क्या हुआ कि वो एरिया एकदम से बंजर हो जाता था। क्लियर है? तो वो मूव करिए, हमने पढ़ा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ज्योग्राफी का पार्ट है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर यही होता है कि आपने एक जगह फसल करी, वहाँ पर जो है उसको जला दिया, जलाने के बाद आप दूसरी जगह मूव कर गए। अब जब आपने जला दिया तो उस जगह की सॉइल बहुत लैंड डिग्रेड हो जाती है, फिर वहाँ कल्टीवेशन कई सालों तक पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर झूम कल्टीवेटर्स थे। कुछ लोग तो समझ ना, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, तो कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे, कुछ लोग हंटर्स और गैदरर्स थे, यानी कुछ लोग क्या कर रहे थे? हंटिंग कर रहे थे, है ना, और जो भी हंटिंग कर रहे थे, हंटिंग को, मीट को वो लोग आपस में बांट लेते थे। कुछ लोग होते थे जो शरब्स थी, जो जंगलों में जो हर्ब्स थी वो मेडिसिनल प्लांट्स की तरह काम हो रहा था, उनका मेडिसिनल यूज़ किया जा रहा था, है ना। इसी तरह से आप देखोगे कि फ्रूट्स और रूट्स ये भी ये लोग खाते थे, फ्रूट्स एंड रूट्स खाते थे। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे कि सर जो सल था और महुआ था इनको वो यूज़ करते थे, है ना, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे कुकिंग के लिए यूज़ करते थे। तो हंटर्स एंड गैदरर्स ये काम कर रहे थे, हंटिंग कर रहे थे और फिर खाने की गैदरिंग करते थे। तो गैदरिंग क्या कर रहे हैं? फ्रूट गैदर कर रहे हैं, है ना, शरब्स एंड हर्ब्स गैदर कर रहे हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए, सल महुआ गैदर कर रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर ही काम करते। तीसरा, सम हर्डर्स या एनिमल्स एंड रियरिंग। सम क्या थे? कुछ हर्डर्स थे और एनिमल की रियरिंग करते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, देवर पैस्टोरलिस्ट, मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू देयर सीजन्स। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे थे ट्राइबल्स जिनके पास भेड़ बकरी हुआ करते थे, तो भेड़ बकरी है तो जाहिर सी बात है वो भेड़ बकरी को लेकर मूव करते थे। तो कुछ लोग, कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे जो एनिमल्स की हर्डिंग करते थे और एनिमल्स की रियरिंग करते थे। ठीक है, एंड सम हर्डेड, यहाँ पर सम हर्डेड एनिमल्स की जगह एक चौथा पॉइंट लिख लीजिए, सम वेर सेटल्ड कल्टीवेटर्स। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर क्या थे? सेटल्ड हो गए थे, सेटल्ड कम्युनिटीज, सेटल्ड कल्टीवेटर्स या कम्युनिटीज, ऐसा आप मेंशन कर लीजिए, 4th पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका 4th पॉइंट हो गया, 1st, 2nd, 3rd, 4th। अब ये एनसीईआरटी में दोस्त आपके कई सारे अलग अलग पेजेस में लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल सी बात समझनी है, कॉन्सेप्चुअल, कि भाई कुछ झूम कल्टीवेटर्स थे, झूमिंग करते थे, प्लाव का इस्तेमाल करते थे, फावड़ा चलाते थे, वहाँ पर फसल लगाई, फसल लगाने के बाद उसको जला दिया, जला के दूसरी जगह मूव कर गए। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो लेकिन शिफ्ट कर रहे हो। इससे नुकसान क्या था कि जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती थी। दूसरे हंटर्स एंड गैदरर्स, समझ में आ गया मतलब इसका, हंटिंग कर रहे हैं और खाने की गैदरिंग कर रहे हैं। कुछ हर्डर्स थे और हर्डर एनिमल्स की हर्डिंग करते थे, भेड़ बकरी, और रियरिंग करते थे एनिमल्स की। और कुछ थे जो सेटल्ड कल्टीवेटर थे, जो एक जगह रह कर काम कर रहे थे और सेटल्ड थे एक जगह पर। ठीक है, अब देखो जरा, पहले मैं आ रहा हूँ और आगे बात करता हूँ। अब जैसे खोंड कम्युनिटी की बात करें, खोंड इज़ अ कम्युनिटी बेटा जो बेसिकली उड़ीसा के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है ना, ये फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा में ये खोंड कम्युनिटी जो है वो रिसाइड करती है। अब ये से मैंने आपको बताया कि हंट करते थे और ये मीट को डिवाइड कर लेते थे हंटिंग करने के बाद। सिमिलरली फ्रूट्स और रूट्स को ये क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। सिमिलरली जो खाना होता था फूड कुकिंग के लिए, तो जो ऑयल ये एक्सट्रैक्ट करते थे वो किससे करते थे? फ्रॉम द सीड्स ऑफ सल एंड महुआ, एज आई जस्ट टोल्ड यू, ऑलरेडी से बता चुका हूँ आपको। ठीक है, श्रब्स और हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, ये बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा लोकल वीवर्स
और जो लेदर वर्कर्स थे वो भी खोंड्स की तरफ देखते थे व्हेन दे नीडेड व्हाट, कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स। पलाश फ्लावर्स और कुसुम जब चाहिए होता था तो खोंड्स ट्राइब्स की तरफ देखते थे, यानी कि लोकल वीवर्स और लोकल लेदर्स। क्यों? क्योंकि इन पलाश फ्लावर्स से या कुसुम से वो डाई कपड़ा जो है रंगना होता था वो करते थे। ये सब मैंने अभी आपको अभी भी एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, ठीक है। अब वही सब चीज़ डिटेल में है। Where did these forest produce get their supplies of rice and other grains? चलो ठीक है सर, आपने फ्रूट बता दिया, आपने हमको अलग चीज़ें, आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन बता दिया, आपने मीट बता दिया, लेकिन ये बताइए कि चावल या फिर इसके अलावा हम देखें तो अदर ग्रेन्स, अनाज कहाँ से इनको मिलता था? दो तरीके थे, दो चार तरीके थे। क्या? पहला तरीका तो ये था कि भैया एक्सचेंज कर लो गुड्स, हमारे पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, ये ले जाते थे, जहाँ इनको अनाज मिलता था उससे ये एक्सचेंज कर लेते थे। दूसरा, कुछ ये काम करते थे, कुछ सामान बेचते थे अपना फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उससे इनको पैसा मिलता था और उस पैसे के थ्रू ये ग्रेन्स खरीद सकते थे। तीसरा क्या होता था कि कुछ और जॉब्स करके, जैसे कि सड़कें बना दी, उसका पैसा मिल गया, लोड्स कैरी करके ले जा रहे हैं सर पे एक जगह दूसरे जगह, उसका पैसा मिल गया, तो कुछ जॉब्स करते थे। और कभी कभी फोर्थ पॉइंट क्या है, ये पीजेंट्स की फील्ड्स में जाकर लेबरिंग करते थे, तो हमें इनको लेबर करने का पैसा मिलता था। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ से इनको ग्रेन्स और राइस जो है ये इनको मिलता था। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब बट प्रॉब्लम देखो यहाँ पर क्या है, लेकिन कुछ ट्राइब्स ऐसी भी थी जो दूसरे के लिए काम करना पसंद नहीं करती थी। उनका कहना था कि अगर हम दूसरे ट्राइब्स के लिए या फिर अपनी ट्राइब्स के बियॉन्ड काम करेंगे तो हमारे डिग्निटी के बियॉन्ड होता है, हम बाहर काम नहीं कर सकते। तो वही लिखा है, बट मैनी ऑफ देम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है, बैगाज। कहाँ था ये बैगाज? सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। दे वेर रिलक्टेंट टू वर्क फॉर अदर्स। रिलक्टेंट मतलब कि वो दूसरे के लिए काम करना नहीं चाहते थे। द बैगाज सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट। वो अपने आप को मानते थे कि हम जंगल के लोग हैं और हम सिर्फ और सिर्फ वी कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, और हम फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे ही यहाँ काम कर सकते हैं। ये हमारे डिग्निटी के बियॉन्ड है कि हम लेबर की तरह काम करें, है ना, किसी और के लिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो वो कितना सब्जेक्टिव है। अब इसके देखो फ्लो चार्ट्स कैसे बन पाते हैं, ये इसका पॉसिबल था लेकिन ये तो नहीं बन सकता, तो ये थ्योरी है। तो मैंने सोचा कि आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएगा और यही चीज़ एग्जैक्टली आप पढ़ लोगे तो आपकी पूरी पिक्चर माइंड में क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, लेकिन फॉर द ट्राइबल्स, अब ट्राइबल्स के लिए मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेट एंड पॉवर्टी। कैसे भाई? देखो क्या मतलब हुआ इसका, समझते हैं। देखो इसका मतलब समझ लेते हैं। ट्राइबल्स के लिए अगर हम बात करें, जो ट्राइबल्स हैं, अब वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए मार्केट का मतलब या कॉमर्स का मतलब ये था कि डेट हो जाना, कर्ज में चले जाना और गरीबी, पॉवर्टी आना। क्यों? आगे देखते। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर एंड ट्रेडर एज इविल आउटसाइडर्स एंड द कॉज ऑफ द मिजरी। तो आप समझ में आ रहा है किसको वो डिकूज कहा जा रहा है यहाँ पर? इविल आउटसाइडर्स बोल रहे हैं, ये भी डिकूज है यहाँ। कैसे? जरा समझते हैं। देखो, जो भी ट्राइबल्स थे दोस्त, जो भी ट्राइबल्स थे, ये कुछ मान लो प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब होता क्या था कि जो यहाँ पर उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अंग्रेज़ यहाँ पर आ गए थे, तो अंग्रेज़ क्या करते थे कि भाई जैसे मान लो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सिल्क, ठीक है। तो सिल्क की डिमांड, इंडियन सिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा थी आउटसाइड इंडिया में। तो ये अंग्रेज़ लोग इंडिया आते, ये जो अंग्रेज़ के जो लोग थे वो उनके पास आते थे, इनको कहते थे कि आप ये प्रोड्यूस करो, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब इनको प्रोड्यूस करना है, कोई चीज़ ग्रो करनी है, तो क्या होता था कि इनको मनी लेंडर से पैसा मिल जाता था। मनी लेंडर से इनको पैसा मिलता, लेकिन मनी लेंडर क्या करेगा? वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज कर रहा है। अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चार्ज कर रहा है तो ये दिक्कत हो जाती थी इस ट्राइबल के लिए कि वो उसको रीपे कर पाए, और वो रीपेमेंट नहीं कर पाता था। तो इसीलिए कहा गया है कि मार्केट और कॉमर्स का मतलब इन ट्राइबल्स के लिए इट इज़ लाइक डेट एंड पॉवर्टी, क्योंकि ये कर्ज में फंस जाते थे, ठीक है ना। इसीलिए इन मनी लेंडर्स को और इन ट्रेडर्स को, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो सामान का लेन देन कर रहे हैं, जो कॉमर्स कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो वो एक तरह से आउटसाइडर्स थे। अब ये ट्रेडर्स हैं, ये ट्रेडर्स इनसे सामान लेने आते थे और ये चीप रेट पे खरीदते थे, चीप रेट पे खरीद रखे। देखो, अब देखो जरा, चीप रेट पे खरीद रहे हैं यानी कि सस्ता खरीद रहे हैं, और इनसे पैसे लिए गए हैं, मनी लेंडर ने इनको पैसा दिया है, यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोनों जगह नुकसान।
एक तो ज़्यादा रीपेमेंट करना है और ऊपर से पैसा भी उतना नहीं मिल रहा कि रीपेमेंट हो पाए। तो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम इस तरह से बढ़ रही थी और यहाँ पर इनको इविल आउटसाइडर्स, ये भी एक तरह से यहाँ पर डिकूज की बात करी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल में बता दिया, सम हर्डेड एनिमल्स एंड रियरिंग एनिमल्स, ये जो यहाँ पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ये समझा दिया। अब ये सम हर्डेड एनिमल्स एंड रियरिंग एनिमल्स, इसका इस पॉइंट पे आ गए हैं। जरा इस पॉइंट के डिटेल को देख लेते हैं। देखो कैसे, दे वर पैस्टोरलिस्ट। अब ये पैस्टोरलिस्ट थे। अब पैस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों, भेड़ बकरियों को लेकर। ठीक है, मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के हिसाब से, सीजन है जहाँ पर मान लो क्या होता है, अब ये कैटल है या शीप है, ये क्या करेगी? ग्रेजिंग करेगी। अब अगर ग्रेजिंग करते हुए मान लीजिए क्या हुआ कि यहाँ की घास खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली ये कैटल और शीप के साथ ये जो हर्ड्स हैं, पैस्टोरलिस्ट हैं, ये मूव करेंगे ताकि भैया इनको, इन कैटल को, शीप को क्या मिले? घास मिले। तो सीजन के हिसाब से इनको मूव करना पड़ता था। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कोट किए गए हैं। देखिए, जैसे कि वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स, जैसे कि लबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसे कि गद्दीज ऑफ कुल्लू, ये शेपर्ड्स थे। एंड बकरवाल्स ऑफ कश्मीर, ये गोट्स की रेयरिंग करते थे। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर नाम बताए उन पैस्टोरलिस्ट के जो अपने जानवरों के साथ, अपने कैटल, अपने शीप के साथ ये लोग मूव करते थे। क्लियर है? नाउ सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, फोर्थ वाला पॉइंट। अब देखो, कुछ लोग जो है वो सेटल्ड हो गए। अब अंग्रेज़ों को ये वाले लोग बड़े अच्छे लगते थे, इनके नाम पे ब्लू टिक लग जाता था। क्यों? क्योंकि ये सेटल्ड थे, और जो भी व्यक्ति सेटल्ड होगा उस पर लॉ अप्लाई करना आसान होता है। अब मान लीजिए कोई नोमैड्स हैं, हर्डर्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली बात है कि उनके ऊपर लॉ अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। वो मूव कर जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो जगह के चेंज होने से लॉ भी चेंज हो जाएगा। तो मूविंग लोगों पे लॉ अप्लाई करना वॉज अ बिट डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना, वो टास्क बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन जो सेटल कल्टिवेटर्स थे उनके ऊपर कानून अप्लाई करना आसान था, इसलिए ये लोग ब्रिटिशर्स की गुड बुक्स में आते थे कि हाँ भैया ये लोग ठीक है। सो इवन बिफोर दी 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले भी देखें तो ट्राइबल ग्रुप्स जो थे वो सेटल डाउन होना शुरू हो गए थे। ठीक है ना, वो एक ही जगह रह के कल्टीवेट कर रहे थे, कल्टीवेटिंग वन प्लेस, एक साल के बाद अगले साल, वो ईयर आफ्टर ईयर कल्टीवेशन एक जगह पे कर रहे थे, प्लाऊ का इस्तेमाल कर रहे थे। अब चूंकि देखो वो एक जगह रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको लैंड के राइट्स मिल जाते थे, दे गॉट द राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। ठीक है ना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेनी केसेस, जैसे देखिए मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर की बात करें, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। अब यहाँ पर क्या होता था, मुंडाज की बात कर रहे हैं छोटा नागपुर की, तो जो लैंड होती थी, मान लीजिए लैंड है, तो पूरे गांव के लोग जो है इसके डिसेंडेंट हो जाते थे, क्योंकि ये लैंड पूरी क्लैन को बिलोंग कर रही है, पूरी क्लैन गांव के सभी लोगों को बिलोंग कर रही है, तो गांव के सभी लोग उसके डिसेंडेंट हो जाते थे। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ यहाँ पर होती थी। ठीक है, इसलिए जो ट्राइबल्स कहते हैं हमारा कल्चर अलग है, हम अपना अलग रह रहे हैं। नाउ ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट्स। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि जितने मेंबर्स थे उस क्लैन के अंदर, सब लोगों को डिसेंडेंट्स माना जाता था ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स का। जो ओरिजिनली पहले सेटल हुए थे, जिन्होंने लैंड को क्लियर किया, उनके वो यहाँ पर डिसेंडेंट्स माने जाते। देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड, सभी के राइट्स थे। वेरी ऑफन सम पीपल विद द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर। जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को ज़्यादा पावर मिल जाती थी तो वो क्या हो जाते थे, तो क्या करते थे, दे बिकम चीफ्स, वो चीफ बन जाते थे, एंड बाकी लोग उनके फॉलोअर हो जाते थे। ठीक है ना, तो कुछ लोगों का क्लैन में ज़्यादा पावरफुल हो गए तो वो चीफ बन जाते थे। अब इसके अलावा जो पावरफुल लोग होते थे वो अपनी लैंड को रेंट भी कर पाते थे। पावरफुल मैन जो हैं ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। खुद कल्टीवेशन करने के बजाय वो अपनी लैंड को किसको कर रहे हैं, वो बाहर उसको रेंट आउट करते रहे। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो सेटल्ड हो गए हैं, जो एक जगह सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे हैं। भाई सेटल्ड कल्टीवेशन है, आमदनी ज़्यादा होगी, एक जगह रह काम कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा पावरफुल हो गए तो उनके पास पावर ज़्यादा आ गई, वो चीफ बन गए। वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना, कुछ पावरफुल मैन हैं वो अपनी ज़मीन को रेंट आउट कर देते थे, ये मेंशन किया है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than the hunter gatherers or shifting cultivators. Of course,
मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि जो ये लोग थे उन पे ब्लू टिक लगा हुआ है इंस्टाग्राम का कि भैया ये लोग अच्छे हैं, गुड बुक्स में हैं। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि भाई हंटर गैदरर वाले लोग मूव करते हैं, हंटिंग कर रहे हैं, जहाँ जानवर जा रहा है पीछे पीछे जा रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाले लोग ऐसे ही हैं, मूव कर रहे हैं, नोमैड्स मूव कर रहे हैं, हर्डर्स मूव कर रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ द सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स, इनको इनको बेटर मानते थे, जैसे कि गॉन्ड हो गए, संथल्स हो गए, ये मोर सिविलाइज माने जाते थे इन कंपैरिजन टू हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वेर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड, जो जंगल में रहते थे उनको जंगली कहा जाता था, एंड सैवेज, दे नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज। और कहा जाता था कि इन लोगों को जो जंगल में रह रहे हैं इनको सेटल करना है और इनको सिविलाइज करना है, पढ़ाना लिखाना है, इनको जीने का तरीका बताना है। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर दोस्तों होती थी। आगे आइए, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट दी ट्राइबल लाइफ्स। अब बहुत सिंपल है, 3 चीज़ें हैं, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, 3 चीज़ें, ठीक है। तो कैसे ये कॉलोनियल रूल, अब देखो आइडिया तो लग रहा होगा, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश का रूल। कैसे ब्रिटिश का रूल जो है वो ट्राइबल्स की लाइफ को अफेक्ट कर रहा था, ये मैंने आपको इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली एक हिंट दे दिया ऑलरेडी कि भाई ट्राइबल्स थे तो जाहिर सी बात है कि उनके जो फॉरेस्ट के लॉस थे वो हैम्पर कर रहे थे ट्राइबल के लाइवलीहुड को, ट्राइबल के जीने के तरीके को। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा था, कैसे। पहला, व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स। अब जरा सोचो, मैं पढ़ूंगा नहीं, बस समझा देता हूँ। देखो ट्राइबल चीफ्स को क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया कि जो लोग पावरफुल ज़्यादा होते थे, कुछ लोग वो ट्राइबल चीफ बन जाते थे, ट्राइबल्स के चीफ बन जाते थे, मुखिया। तो जो पावर मुखिया के पास पहले थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मुखिया के पास पहले थी, जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करिए, आप लैंड के ऊपर अपना टाइटल तो रखिए, ठीक है, लेकिन आप लैंड पर टाइटल रखिए, रेंट आउट करिए, लेकिन आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हम ले लेते हैं। अब वो जो है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं थी और वो चीफ, वो मुखिया वही लॉज फॉलो कर सकते थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। बात समझ में आ गया? देखो क्या चेंज हो गया अंग्रेजों के। व्हाट हैपेंड टू द ट्राइबल चीफ्स अंडर द ब्रिटिश रूल, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। बहुत सारा चेंज हुआ। क्या हुआ? दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स, ठीक है, लैंड टाइटल्स अपना रखिए आप, जमीन पे नाम आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज, एंड रेंट आउट लैंड्स, आप अपनी लैंड को किराए पे दे दीजिए। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनकी चली गई, एंड दे वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉज मेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और उनको मजबूर किया गया कि जो ब्रिटिश ने कानून बनाया है आप उसी को फॉलो करिए, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो ट्राइबल चीफ्स हैं इनको ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, मतलब कुछ खर्चा पानी ला के देना पड़ता था, ट्रिब्यूट। तीसरा, डिसिप्लिन सिखाना है, अपने बाकी ट्राइबल ग्रुप्स के लोगों को डिसिप्लिन सिखाने का काम भी चीफ का होता था। तो एक तो ये यहाँ पर चेंज देखने को मिला। दूसरा, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। अब भैया तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर असल जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे उनका क्या हुआ? अंग्रेजों ने बहुत कोशिश करी कि इनको रोका जाए शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से, ठीक है, बहुत कोशिश करी। क्यों? वो चाहते थे कि लोग सेटल्ड हो जाएं, सेटल्ड लोगों पे कानून अप्लाई करना ईजी होता है। लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वो लोग चाहते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना हो, बहुत कोशिश करी बट वो फेल हो गए और वो उसको नहीं रोक पाए। चलिए कैसे नहीं रोक पाए देखते हैं। सेटल्ड पीजेंट्स आर इजियर टू कंट्रोल। सीधी बात है, कोई भी आदमी अगर सेटल्ड है, भाई एक जगह मकान है, मकान नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, आदमी का पता है कौन से राज्य में रहता है, मकान संख्या नंबर जे, गली नंबर 420 जो भी है सब पता है अगर, तो आदमी वहाँ रीच आउट कर सकता है। सेटल्ड लोग हैं, उन पे हाउस टैक्स, उन पे हर चीज़ का टैक्स अप्लाई हो सकता है, सारा चीज़ वहाँ पहुँच जाएगा। तो सेटल्ड पीजेंट्स आर इजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु आर ऑलवेज ऑन द मूव। ऑब्वियस सी बात है ना, आप समझ सकते हैं। ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स। अब ब्रिटिश का ये पर्पस था ना कि हमारी एक रेगुलर इनकम बन जाए, जैसे मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया है कि उन्होंने अपनी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाए, इसलिए उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ले आए, गाँव के अंदर परमानेंट सेटलमेंट सब जगह ले आए। तो यहाँ पर सिमिलरली ब्रिटिश यहाँ पर भी चाह रहे थे कि हमारी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। सो दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स। देखो जैसे आपने महलवाड़ी सेटलमेंट, मुनरो सेटलमेंट, वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किए। उन्होंने लैंड मेजर्ड दी लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट उन्होंने जो है फिक्स कर दिया,
ताकि हमारी जो इनकम है अंग्रेजों की वो यहाँ पर होती चली जाए। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल द झूम कल्टीवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। मैंने जैसे बताया सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सेटल्ड प्लाउ कल्टीवेशन इज नॉट ईजी। अब सोचो कल्टीवेशन करना है, प्लाउ कल्टीवेशन, वो ईजी नहीं है, स्पेशली उन जगह पे। मतलब आसान क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ अगर मान लीजिए पानी स्कार्स है तो ऑब्वियसली आपको उस जगह मूव करना पड़ेगा जहाँ पानी हो। समझ में आ रहा है ना? सेटल्ड प्लाउ कल्टीवेशन इज नॉट इजी इन एरियाज वेयर वाटर स्कार्स एंड द सॉइल इज ड्राई। सॉइल ड्राई है तो कैसे करोगे? मूव करना पड़ेगा। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया कि ये कैसे पॉसिबल है, आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोक दोगे। आप सोचो शिफ्टिंग कल्टीवेशन रोकने से क्या होगा। अभी वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, एक जगह दूसरे जगह जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो अंग्रेज उनको रोक रहे थे, नहीं आप मूव नहीं करेंगे। अरे भाई उनको मूव करना ही है, क्योंकि जहाँ हर जगह उनको एक समान कंडीशंस नहीं मिलेंगी जहाँ पर वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए मूव करना पड़ा। और इसलिए यहाँ पर अंग्रेज जो है वो उनको यहाँ पर रोक नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। अब फॉरेस्ट लॉज का क्या इम्पैक्ट पड़ा भाई? बट ऑब्वियस सी बात है, ये भी आप समझ रहे होगे, पहले फॉरेस्ट लॉज नहीं थे तो जो ट्राइबल्स थे वो आराम से अपना जीवन इन जंगलों में बिता रहे थे। वो अपने खाने का सामान कलेक्ट करते थे, फ्यूल वुड कलेक्ट करते थे, लीव्स कलेक्ट करते थे, तेंदू लीव्स कलेक्ट कर रहे हैं, ये सारा चीज़ें कलेक्ट करने का काम इनका होता था। तो जंगल से इनको बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने को मिल जाती थी जिसको वो बेचकर अपना लाइफ बिताते थे। उनके जंगलों में अपने रहने के अपने कल्चर थे, अपना फेथ था, अपना बिलीफ था, अपनी प्रैक्टिसेस थी। लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा फॉरेस्ट को कि यार फॉरेस्ट तो बहुत अच्छा हमारे लिए इकोनॉमी का बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर बहुत बढ़िया जंगल है और लकड़ियाँ मिलेंगी जो स्लीपर लॉग्स बनाने के काम आएंगे। स्लीपर मतलब स्लीपर वो नहीं कि सोने वाला, स्लीपर मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन की पटरियाँ देखी हैं, ट्रेन की पटरियों के बीच में वो ऐसे वो लकड़ियाँ लगी रहती हैं, है कि नहीं? वो काम के लिए यहाँ पर ये स्लीपर लॉग्स बनाए जाते थे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार ये जो है लकड़ियाँ हमारे लिए स्लीपर लॉग्स का काम करेंगी। यही लकड़ियाँ इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो नेवी है उसकी शिप्स बनाने में काम आ सकती हैं। मतलब लकड़ियों का इस्तेमाल अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा था। और साथ में फॉरेस्ट अलग प्रकार के भी यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो दे सकता था। फॉरेस्ट अलग प्रकार के रिसोर्सेज भी दे सकता था लोगों को, इसीलिए उनके लिए बहुत बेनिफिशियल था। तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर दिया ओवरऑल फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड कि जो फॉरेस्ट है वो अब स्टेट प्रॉपर्टी है। तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ यहाँ पर बोल दी, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये चीज़ कह दिया कि भैया जो भी है, जो स्टेट प्रॉपर्टी है वो हमारी है, फॉरेस्ट जितना भी है वो सब हमारा है। बात समझ में आ रही है? ये बोल दिया। सम फॉरेस्ट वेर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में यहाँ पर रख दिया। बात समझ में आ रही है? कुछ चीज़ों को यहाँ पर रख दिया गया एज रिजर्व फॉरेस्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये चीज़ था जो आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो अब जब फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया तो मतलब क्या है? यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटी हो सकती है, और भी जो ट्राइबल एक्टिविटीज़ हो रही थी अब वो नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब फॉरेस्ट के लॉज ने बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट किया ट्राइबल की लाइफ्स को। बात समझ में आ रहा है? सम फॉरेस्ट में क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब पता है आपको? रिजर्व फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विद द ब्रिटिश वांटेड। अब इन फॉरेस्ट में टिम्बर का प्रोडक्शन हो रहा है और ब्रिटिशर्स को टिम्बर चाहिए था। ठीक है ना? इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। अब बोल दिया गया कि आप इन जंगलों में मूव नहीं कर सकते। प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन, आप झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रूट कलेक्ट नहीं कर सकते, एनिमल्स हंटिंग कुछ नहीं कर सकते। अब देखो यार, 4 प्रकार के लोग थे, है ना, झूम कल्टीवेशन करते थे, इन्होंने झूम कल्टीवेशन करने को मना कर दिया। दूसरा कौन थे? जो आपके एनिमल्स की हंटिंग कर रहे थे वो करने को मना कर दिया। तीसरे कौन थे? जो फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे थे, जो फ्रीली मूव कर रहे हैं, जो हर्डर्स थे, उनको मना कर दिया। तो हर प्रकार के यहाँ पर जो मूवमेंट वाले लोग थे उनको मना कर दिया। तो ऑब्वियसली बात है ट्राइबल्स की लाइफ दिक्कत में तो आएगी। तो 2 प्रॉब्लम्स थी यहाँ पर। पहली क्या? हाउ वेयर झूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन। अब आप बताइए, इस तरह के हालातों में, इस तरह की चीज़ों में एक सवाल ये बनता है कि अगर झूम कल्टीवेशन रोक दोगे तो कैसे ये झूम कल्टीवेटर सर्वाइव करेंगे? है कि नहीं सवाल? ठीक है, मैनी वेयर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू द अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क। तो जब जंगलों में अंग्रेजों ने कहा कि कोई झूम कल्टीवेशन नहीं होगा, तो अभी बेचारे क्या करेंगे? झूम कल्टीवेटर्स, इनको उस जगह से मूव करना पड़ा दूसरी जगह इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। अपना
काम और अपना लाइवलीहुड सर्च करने के लिए इनको वहां से मूव करना पड़ा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अनदर प्रॉब्लम। अब एक तरफ तो आपने उनसे बोल दिया कि आप झुम कल्टीवेशन नहीं करेंगे, तो उन लोगों को उन जंगलों से निकल के दूसरी जगह जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन जब आपने इन लोगों को वहां से मूव करा दिया बाहर, तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आ गई कि अब इन जंगलों में काम कौन करेगा अंग्रेजों के लिए, लकड़ी काटने का, सब चीज़ों करने का नहीं है कोई। वही है ना, फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। दो बड़ी प्रॉब्लम, पहला तो ये कि एक तो झुम कल्टीवेटर्स को आपने मना कर दिया, कोई झुम कल्टीवेशन नहीं। तो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि झुम कल्टीवेटर्स जो हैं ये कैसे सर्वाइव करेंगे, सवाल ये उठ गया, ठीक है। चलो सर्वाइव कर लेंगे कैसे, ये दूसरी जगह मूव कर गए इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड, कोई वर्क ले लिया लाइवलीहुड। लेकिन इनको मूव करने से दिक्कत क्या हुई कि अब उन जंगलों में कौन काम करेगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लोग कहाँ से मिलेंगे, लेबर कहाँ से मिलेगी पेड़ कट करने के लिए, क्योंकि पेड़ कट करोगे तभी रेलवे के स्लीपर्स बन सकते हैं। ये पटरियां हैं और बीच में लकड़ियां लगी रहती हैं, वो रेलवे स्लीपर्स कहे जाते हैं। लॉग्स, बल्लियां, ये लॉग्स कहाँ से मिलेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। इसका सॉल्यूशन अंग्रेजों ने क्या निकाला, ये सॉल्यूशन निकाला। ये खोंड ट्राइब की मैंने एक फोटो लगाई है, खोंड ट्राइब की महिलाएं और ये पेड़ देखिए। क्या सॉल्यूशन निकाला अंग्रेजों ने, कहा ठीक है हम आपको इन जंगलों में रहने देंगे, लेकिन जो लोग इन जंगलों में रह रहे होंगे उन लोगों को हमारे लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, और जो लोग इन पेड़ को नहीं काट रहे होंगे हमारे लिए, वो इन जंगलों में नहीं रह सकते। ये सॉल्यूशन अंग्रेजों ने निकाला। बात समझ में आ गया। तो एक तरह से गिव एंड टेक था, आप जंगल में रहिए लेकिन आप पेड़ काटिए हमारे लिए, और अगर आप पेड़ नहीं काट रहे हैं तो आप जंगल से बाहर से ले आइए। तो ये जंगल में रहते थे, अपना काम लाइवलीहुड, अपना तरीका जो उनका था रहने का वो कर पाते थे, और लकड़ियाँ काट के दे देते थे, और बदले में अंग्रेज इनको उन जंगलों में रहने देते थे। ये सॉल्यूशन यहाँ पर इसका निकाला गया था, ठीक है। सो मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। अब ऑफ कोर्स सी बात है, इन कॉलोनियल लॉज के अगेंस्ट तो रिएक्शन आएगा ही आएगा, और ऐसा रिएक्शन आया कि उन ट्राइबल्स ने नए नए रूल्स को डिसोबे करना शुरू कर दिया। उन्होंने वो सारे काम किए जो इलीगल थे। इन ट्राइबल ग्रुप्स ने ओपन रेबेलियन करना शुरू कर दिया, खुला उन्होंने क्या किया, रेबल करना शुरू कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। यही कुछ फेमस रेबेलियंस हैं जो आगे जाके आप अपने क्लास 12 की एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ओल्ड एनसीईआरटी में, जहाँ पर आप ट्राइबल के रिवोल्ट्स पढ़ोगे, बड़े इंपॉर्टेंट है ट्राइबल रिवोल्ट। जैसे आप देखोगे यहाँ रिवोल्ट ऑफ सोंगराम संगमा इन 1906 इन असम, जैसे कि फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930 इन दी सेंट्रल प्रोविंस। तो ये कुछ यहाँ पर इस प्रकार के जो ओपन रेबिलियंस हैं जो इन ट्राइबल्स ने अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर किए थे। अब प्रॉब्लम विद ट्रेड क्या थी, ट्रेड मतलब समझ रहे हो कि जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है इन ट्राइबल्स के द्वारा, वो जब ट्रेड हो रहा है तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम समझ में आ रही है, सीधी बात है। जो एग्जाम्पल से बताया गया यहाँ पर कि मान लीजिए एक सिल्क, इंडियन के सिल्क की बात यहाँ पर करी जाएगी, प्लाइट ऑफ दी सिल्क ग्रोवर्स। अब ये जो सिल्क ग्रोवर्स हैं, तो जो इंडियन का सिल्क था ना बेटा, उसकी बहुत हैवी डिमांड थी। कहाँ पर डिमांड थी? यूरोपियन मार्केट्स में, ठीक है, बहुत हैवी डिमांड थी। तो होता क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो आते थे, वो इंकरेज करते थे कि भाई सिल्क का प्रोडक्शन करो। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में इंडिगो प्रोडक्शन के बारे में बताया, इंडिगो के इशू के बारे में बताया, वैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो सिल्क के प्रोडक्शन को इंकरेज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इंडियन सिल्क की डिमांड यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब होता क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल हजारीबाग, ये एक एरिया है आज के प्रेजेंट है झारखंड में, ठीक है। ये एक एरिया है जहाँ पर संथल्स रियरिंग करते हैं कोकून्स की, ठीक है, सिल्क की रियरिंग करते हैं, किसकी? कोकून्स की करते हैं। अब जरा समझना बात क्या है, होता क्या है कि यहाँ पर लोगों के बीच में द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क sent in their agents who gave loans to the tribal people and collected the cocoons। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो अपने एजेंट्स को भेजते थे, किसके पास? इन सिल्क ग्रोवर्स के पास। वो उनको लोन देता था, लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। और वो उनसे क्या करता था, कोकून लेता था, वो लो प्राइस पे लेता था। तो इसमें जो बिचौलिया है, बीच वाला आदमी है, उसका बहुत फायदा हो रहा था, क्योंकि वो उनमें डील करवा रहा था। सिल्क ग्रोवर्स और कंपनी के बीच में डील हो रही थी। ट्रेडर्स कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर था ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो एजेंट था इसका बड़ा फायदा हो रहा था,
ठीक है। द मिडिल मैन सो कॉल्ड, जिसको हम सो कॉल्ड मिडिल मैन बोल रहे हैं, मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बिकॉज दे अरेंज द डील्स, डील करवा रहे थे बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड सिल्क ग्रोवर्स। द सिल्क ग्रोवर्स अर्नड वेरी लिटिल, ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि उनसे सस्ते दाम पे खरीद रहा था और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन को दिया जा रहा था। प्रॉब्लम वही बनी हुई थी। अब क्या हुआ, इन लोगों को सर्च ऑफ वर्क में जाना पड़ा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या? द प्लाइट ऑफ ट्राइबल्स हु हैड, अब जो ट्राइबल्स थे, जो अभी आपने देखा, हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स, अब ट्राइबल्स को बहुत दूर जाना पड़ रहा था अपने घरों से, काहे के लिए? इन सर्च ऑफ वर्क, का वर्क करने के लिए, काम ढूंढने के लिए। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप। अब देखो टी प्लांटेशंस की यहाँ पर बात आने लगी, और टी प्लांटेशंस में जो लेबर चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन स्किल्डफुल चाहिए होती है, क्योंकि जो पत्तियाँ प्लक करनी होती हैं वो बहुत ही स्किल्ड लोग कर पाते हैं। टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप एंड माइनिंग बिकेम एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो दो बड़ी इंडस्ट्री सामने आ रही थी, माइनिंग और टी प्लांटेशन, ये दो बड़ी इंडस्ट्री सामने आई। ट्राइबल्स को यहाँ पर रिक्रूट किया गया इन लार्ज नंबर्स टू वर्क एट द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड कोल माइंस ऑफ झारखंड, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। आज भी आपको पता है बड़ी कोल माइंस यहाँ पर मिलती है। तो इन दोनों जगह पर इनको रिक्रूट किया गया ट्राइबल्स को। दे वर रिक्रूटेड अमंग द कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस। अब यहाँ पर ये काम तो कर रहे थे, लेकिन इनको बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, और उनको प्रिवेंट किया जाता था कि आप अपने घर वापस नहीं जाओगे। क्लास 10th में आओगे तो नेशनलिज्म इन इंडिया में मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर एक टॉपिक और छोटा सा पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आपको और ये क्लैरिटी से मिलेगा। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि भाई ट्राइबल्स थे, उनको उनकी जगह से बाहर निकाल दिया जा रहा है, वो बेचारे इन सर्च ऑफ जॉब जा रहे हैं कि हमको काम ढूंढना है, और काम उनको कहाँ मिल रहा है? प्लांटेशंस में, कोल माइंस में। प्लांटेशंस आसाम, कोल माइंस झारखंड, इन जगह वो काम कर रहे हैं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में इनको लो वेजेस दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि तुम काम छोड़ के जा नहीं सकते हो। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ट्राइबल्स को क्रिएट किया जा रहा था। अब यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अ क्लोजर लुक हम लेंगे कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे किया। वो सॉल्यूशन यहाँ पर होता है, उससे पहले समझते ये हैं कि व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स। क्या फॉरेस्ट लॉज में काफ़ी चेंजेस हो गए थे? हाँ सर, ठीक है ना। जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ थी इन ट्राइबल्स की, उसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। हाँ सर, देख लिया अभी हमने। नए टैक्सेस इन पे इम्पोज कर दिए गए थे। हाँ सर। और जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देकर इन लोगों को एक्सप्लॉयटेशन इनका कर रहे थे। तो ये 4 पॉइंटर्स जो हैं वो आपको होपफुली यहाँ पर समझ में आ गए। अब इन पॉइंटर्स को या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन आदमी सामने आया? बिरसा मुंडा। इसी को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कुछ ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कौन सा रेबिलियन कब और किस एरिया में हुआ। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोल्स रेबिलियन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोल्स रेबिलियन की, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर वो हो गया था। हाँ, तो देखिए कोल्स रेबिलियन की बात करेंगे। कोल्स रेबिलियन 1831, 1832 ये कहाँ पर हुआ? छोटा नागपुर एरिया में हुआ। संथल का रेबिलियन कहाँ हुआ? प्रेजेंट है झारखंड में 1855 में। बस्तर का रेबिलियन कहाँ हुआ? ऑफ कोर्स अगेन छत्तीसगढ़ 1910 में। वारली रिवोल्ट कहाँ पर कब हुआ? 1940 महाराष्ट्र में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी ऐसे आ जाती हैं कि अरेंज द फॉलोइंग रिवोल्ट्स, कि वो कब हुए, टाइमलाइन आ गया। तो 1831, 32, 55, 1910, 1940, ठीक है। कोल्स संथल्स कहाँ कहाँ हुए वो पूछ सकता है। संथल कहाँ पर है? छोटा नागपुर एरिया। कोल्स कहाँ पर है? छोटा नागपुर। संथल कहाँ पर है? प्रेजेंट डे झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। बस्तर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। ट्राइबल रिवोल्ट था वाली कहाँ पर है? महाराष्ट्र। इन सब जगह यहाँ पर आपको देखने को ट्राइबल रिवोल्ट्स मिल रहे हैं। आगे देखिए, अब बिरसा मुंडा की आप फोटो देख रहे हैं। अब इनके बारे में यहाँ पर चूंकि बहुत ही बेसिक बातें बताई गई क्लास 8 में, जिसको आपको मे भी बस जानना है, माइट भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनका जन्म कब हुआ? मिड 70s में, 1870s में इनका जन्म हुआ। बहुत ही गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और ये जब ये बड़े हुए, ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट थे किसके? भोंदा के। ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ भोंदा, ग्रेजिंग शीप, भेड़ों को चराते थे। प्लेइंग फ्लूट प्ले करते थे बिरसा मुंडा। डांसिंग इन लोकल अखाड़ा में डांस करते थे, डांसिंग, ठीक है। तो अखाड़ा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इनकी एडोलेसेंस की एज आई, देखो अलग अलग, ये अब इनका पूरा लाइफ चल रहा है, ठीक है ना। अर्ली एज, जब एडोलेसेंस की एज थी
तो ये कहानियां सुनते थे मुंडा अपराइजिंग्स की, ठीक है, ये कहानियां सुनते थे, अरे मुंडा तो ऐसे थे, ये अपराइजिंग करी ऑफ द पास्ट एंड सॉ द सिरदार्स, ठीक है, और लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवोल्ट, और देखते थे कि जो लीडर थे मुंडा कम्युनिटी के वो कहते थे कि रिवोल्ट करो, क्यों तुम लोग दबके रह रहे हो, हमें दबके नहीं रहना है खिलाफ अंग्रेजों के, हमें रिवोल्ट करना है। तो ये एडोलेसेंट एज में बिरसा मुंडा ये सब चीज़ों को देख रहे थे। अब देखो कैसा आदमी देख रहा है, हाउ इज ही स्टडिंग द सिचुएशन। बिरसा मुंडा, आप देखो इनको, गरीब फैमिली से है, पुअर फैमिली, कुछ खोने को नहीं है, गरीब फैमिली, बड़े हुआ भेड़ चरा रहा है, प्लेइंग द फ्लूट, शॉक, एंड देन डांसिंग इन लोकल अखाड़ा। एडोलेसेंट की एज में नाउ ही इज लिसनिंग टू द टेल्स ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा की टेल्स को वो यहां पर सुन रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, ये सब चीजें चल रही हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ऑल्सो हर्ड अबाउट द गोल्डन एज। अब बिरसा मुंडा ने गोल्डन एज के बारे में सुना, मुंडास की। अब मुंडास की गोल्डन एज क्या थी, ध्यान दिया हो आपने, चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है गोल्डन एज, चैप्टर का नाम में गोल्डन एज है। तो बिरसा मुंडास की गोल्डन एज क्या थी, गोल्डन एज थी जब वो लोग का कोई भी एक्सप्लॉइटेशन, सप्रेशन, ऑपरेशन कुछ नहीं हो रहा था। व्हेन मुंडास वर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ डिकूज, ठीक है ना, वेंट इन अ लोकल मिशनरी स्कूल वेयर टू ही हर्ड दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर द मुंडास टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम ऑफ हेवन क्या था कि रीगेन करें अपनी लॉस्ट ग्लोरी को, ठीक है ना, ये चीज यहां पर जो है वो बोला जा रहा था, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। बट दिस कुड बी डन ओनली व्हेन दे बिकम अ गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये सब चीजें जो है यहां पर बोली गई। बिरसा ऑल्सो स्पेंट सम टाइम इन द कंपनी ऑफ अ प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। ही रोट सीक्रेट थ्रेड, began to value the importance of purity and pity. People believed that he had miraculous powers and treated him as भगवान गॉड। ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सब बिरसा मुंडा की बहुत ही लाइफ्स के बारे में बता रहे हैं। अब उन्होंने ट्राइबल्स की सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश करी, उन्होंने ट्राइबल्स को अर्ज किया, मुंडास को अर्ज किया क्या कि भैया ड्रिंकिंग छोड़ दो, ठीक है, लिकर मत पियो, क्लीन देयर विलेजेस, स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट एंड सॉर्सरी, मतलब इस तरह की बातों को विश्वास मत करो। क्रिश्चियन मिशनरीज के वो अगेंस्ट हो गए, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के वो अगेंस्ट हो गए, ठीक है, और बिलीविंग देम एज आउटसाइड फोर्सेस दैट वर रूनिंग द मुंडास वे ऑफ लाइफ। तो मतलब रिफॉर्म कर रहे हैं बिरसा मुंडास ना, रिफॉर्मिंग द सोसाइटी, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अर्ज द मुंडास टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन द विलेजेस, बिलीविंग इन विच क्राफ्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें वो मना कर रहे थे अपने लोगों से। क्लियर है ना। कॉल टू रिकवर द ग्लोरियस पास्ट। अब उन्होंने कॉल किया, रिबेल करने को बोला कि हमको अपना लॉस्ट जो हमारा ग्लोरी था, जो खो गया, हमें वापस रीगेन करना है। और उसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लेने को बोला। इन 1895 बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू रिकवर द ग्लोरियस पास्ट। क्या, व्हेन मुंडास लिव्ड इन अ गुड लाइफ, जब मुंडास की लाइफ बहुत अच्छी थी, कंस्ट्रक्टेड द एम्बैंकमेंट्स, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्रीज एंड ऑर्चर्ड्स, practiced cultivation to earn their livings, did not kill their brothers and relatives, lived honestly। जब सब चीज़ें अच्छी चल रही थी तब की चीज़ यहाँ पर जो है वो बताई गई है। क्लियर है। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों आपको यहाँ पर समझनी है। अब ये एक्चुअली पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको अपन जो है थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये आपको यहाँ पर समझ में ये आ रहा होगा कि हाँ सर, ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो बहुत बेसिक हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें लग रहा है कि हाँ मतलब बहुत ज़्यादा बगअप करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल एम क्या था यहाँ पर बिरसा मुंडा का, देखो। अब बिरसा मुंडा का जो पॉलिटिकल एम था, वो पॉलिटिकल एम से ब्रिटिश ऑफिशियल्स बहुत वरिड थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स आर वेरी वरिड विद द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मुंडा, कि बिरसा मुंडा जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है और रिवोल्ट करने को बोल रहा है, रिबल करने को बोल रहा है, वो बड़ा खतरनाक है, ठीक है। बिरसा मुंडा बेसिकली क्या पॉलिटिकल एम्स थे, टू ड्राइव आउट दी मिशनरीज, मनी लेंडर्स
हिंदू लैंडलॉर्ड्स, इन सबको उसने आउटसाइड फोर्सेस बोला था, याद है अभी 2 स्लाइड पहले कि कहा कि हिंदू लैंडलॉर्ड्स, क्रिश्चियन मिशनरीज सब आउटसाइड फोर्सेस हैं, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, दीज आर आउटसाइड फोर्सेस। ही वांटेड टू सेट अप मुंडा राज विद द बिरसा एट इट्स हेड। तो ही वांटेड बेसिकली कि एक मुंडा राज सेटअप, एक मुंडा जो एक ब्रिटिश जो बिरसा मुंडा राज है वो आ जाए, यानी कि मुंडास का एक पूरा रूल होना चाहिए, एक व्यक्त आना चाहिए, और विद बिरसा एट इट्स हेड, बिरसा उसका यहाँ पर हेड होना चाहिए, ठीक है। तो मुंडास की सफरिंग्स में यहाँ ज़्यादा कुछ है नहीं, कि मुंडास की सफरिंग वही सब थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मुंडास यहाँ पर क्या चीज़ सफ़र कर रहे थे। ये मुंडास वही हिंदू लॉर्ड्स का सफरिंग था, ये सब चीज़ सफरिंग थी, और इसमें कुछ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। फिर उन्होंने फाइनली मूवमेंट को स्प्रेड किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया था 1895 में, कन्विक्ट किया था, किसके लिए, राइटिंग के लिए, और 2 साल के लिए इनको जेल में डाल दिया था, ठीक है। जब बिरसा को रिलीज़ किया गया तो उसके बाद उसने गांव-गांव गया, गांव-गांव जाके उसने फिर अपना सपोर्ट गेन किया, और सपोर्ट गेन करने के बाद मतलब उसने काफ़ी कुछ इसने इस तरह से काम किया, ठीक है। बट अल्टीमेटली बिरसा जो मुंडा रिवोल्ट था उसको सरकार ने दबा दिया, सप्रेस कर दिया। बट स्टिल एक सिग्निफिकेंस इस रिवोल्ट का ये निकल के आता है जो आपके सिग्निफिकेंस वाले हेडिंग के अंदर है कि येस, ट्राइबल्स कैन ऑल्सो रिवोल्ट, और ट्राइबल्स जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्राइबल्स रिवोल्ट कर सकते हैं, और उनके अंदर पोटेंशियल है। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई थी, ठीक है। इसमें यहाँ पर अटैच्ड है वो सब चीज़ें, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं चलिए अपने अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए। जय हिंद, जय भारत।